हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट हिस्ट्री, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, उसमें ये आपके हिस्ट्री के नोट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपका हिस्ट्री का चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इतिहास। इतिहास होता क्या है? इतिहास प्राचीन से लेकर अब तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध संकलन है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। भारत में इतिहास के पिता वेदव्यास को कहा जाता है। अब आगे डिस्कस करेंगे विदेशी कंपनियों का भारत में आगमन। तो सबसे पहले विदेशी कंपनियों में हम पढ़ेंगे पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे वास्को डी गामा, जो 1498 में आया था। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली नागरिक था। 90 दिन की यात्रा करके यह कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा। कालीकट का शासक जमोरिन था। यह भारत में गुजराती व्यापारी अब्दुल मनिक की सहायता से आया। अगला जो है पॉइंट डिस्कस करेंगे, पेड्रो अल्वारेज कैबल, भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली नागरिक। इसके बाद में फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा कौन था? भारत में आने वाला प्रथम गवर्नर जनरल। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। अब इसके रिगार्डिंग क्या फैक्ट है? इसने द्वीप पर आक्रमण किया और द्वीप को पुर्तगाली साम्राज्य का हिस्सा बनाया। इसको भारत में शांति जल नीति का जनक भी कहा जाता है, यानी ब्लू वाटर पॉलिसी। आगे हम डिस्कस करेंगे अल्फांसो डी अल्बुकुर्क, भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जनरल। इसने गोवा पर आक्रमण किया, गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य का हिस्सा बनाया। यह भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। इसने भारतीय महिलाओं के साथ शादी रचाने की नीति पर बल दिया। अब पुर्तगाली से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको डिस्कस करते हैं। आलू की खेती, तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी भारत में पुर्तगालियों के आगमन से ही मानी जाती है। पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में प्रथम कारखाना कोचीन में खुला। भारत में गोथिक यानी मेहराब स्थापत्य कला की शुरुआत भी पुर्तगालियों के आगमन से ही होती है। ठीक है, ये तो हो गया आपका पुर्तगालियों से रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो है डच के बारे में। तो यह यहाँ की संसद ने, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1602 में। यहाँ की संसद ने इस कंपनी को भारत तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की 21 वर्षों की अनुमति प्रदान की। इसका कारखाना कहाँ कहाँ खुला? मसूलीपट्टनम में 1605 में, पुलिकट में 1610 और सूरत में 1616 में। बेदरा का युद्ध कब हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1759 में। अब ये किस किस के बीच में हुआ था? यह युद्ध डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और डचों को भारत के व्यापार से अलग कर दिया गया। आगे है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1600 में आती है। अब इसमें डिस्कस करेंगे हम एलिजाबेथ टेलर प्रथम, इसके बारे में। तो इसने इस कंपनी को भारत तथा पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों यानी 15 ईयर्स की व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। इसके बाद में जेम्स प्रथम का राजदूत हॉकिंस 1608 में भारत आया तथा 1609 में आगरा के दरबार में जहांगीर से मिला। काफ़ी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। हॉकिंस भारत में हेक्टर नामक जहाज से आया तथा भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में 1611 में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में खुला और प्रथम स्थायी कारखाना कब खुला? 1613 में सूरत में। 1615 में थॉमस रो भारत आया और 1616 ईस्वी में अजमेर के दरबार में जहांगीर से मिला। ठीक है, यहाँ तक। ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में प्रथम कारखाना हुगली में खुला तथा भारत के पूर्वी तट के इलाकों में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम कारखाना बालासोर तथा हरिहरपुरा में खुला। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स सेकंड से होता है तथा इस विवाह समारोह में चार्ल्स को मुंबई दहेज में मिलता है। ये हमने इसके बारे में पढ़ा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। आगे है नेक्स्ट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। इसकी स्थापना लुई 14 के समय उसके मंत्री कोलबर्ट ने की। कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत आया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम कारखाना सूरत में और दूसरा कारखाना मसूलीपट्टनम में खुला। ठीक, कंपनी के निर्देशक मार्टिन ने बेलीकोंडपुरा के सूबेदार से पुंडुचेरी नामक गांव को प्राप्त किया और एक कालांतर में यही गांव नाम क्या हुआ इसका? पांडिचेरी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य कर्नाटक में 3 युद्ध होते हैं।
बॉडी वॉश की लड़ाई में फ्रांसीसियों की भारत में निर्णायक हार होती है, 1760 में हुआ था ये बॉडी वॉश की लड़ाई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर वर्चस्व स्थापित हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जब उन्होंने फाइनली जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति आयरकूट था, ये पूछा जाता है, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था? लाली। आगे क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य क्या संबंध था। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मुर्शिद कुली खान, उसके बाद में शुजाउद्दीन, सरफराज खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम। समझते हैं इसमें। बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक था मुर्शिद कुली खान, इसका उत्तराधिकारी शुजाउद्दीन और अलीवर्दी खान हुए। मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन और अलीवर्दी खान के समय बंगाल भारत का स्वर्ग कहलाता था। तो आगे है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है? 1756 से 1757 के बीच में। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का अगला नवाब कौन बनता है? सिराजुद्दौला। कालकोठरी की घटना भी इसी बंगाल के नवाब यानी सिराजुद्दौला के टाइम पे होती है। ठीक है। अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि क्या है कि 9 फरवरी 1757 ईस्वी के दिन अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुई। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, ठीक है, डेट याद रखना, 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और कंपनी का वर्चस्व बंगाल पर स्थापित हुआ। ठीक। आगे है कि बंगाल में प्लासी बंगाल के नदिया जिले का भाग है तथा इस युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था। मीर कासिम, ये इसका टाइम पीरियड है 1760 से 1763, 63। मीर जाफर के बाद बंगाल का अगला नवाब मीर कासिम हुआ। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरण की। बक्सर का युद्ध होता है उसके बाद में। इसकी क्या टाइम पीरियड है? 22 अक्टूबर 1764 ईस्ट इंडिया कंपनी और संयुक्त सेना के मध्य हुआ तथा इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। संयुक्त सेना में अवध का शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड और मीर कासिम था। ठीक है, संयुक्त सेना में ये 3 महाशक्तियाँ थी। और उसके बाद में बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, ये हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट है 1857 की क्रांति, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको। 1857 की क्रांति 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद 1857 की क्रांति से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में लगभग 100 साल पूरे कर चुके थे। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से 1857 की क्रांति होती है? राजनीतिक कारण, डलहौजी की व्यापक नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं इसको, ये नीति अपनाई थी, इस वजह से ये राजनीतिक कारण था। और डलहौजी द्वारा मुगल बादशाहों की पेंशन बंद करना। वेलेजली की सहायक संधि हैदराबाद में 1798, जो इसकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति थी डलहौजी की, इसके कारण उन्होंने 17 रियासत थी उसको हड़प लिया था 1848 में। ठीक है। और उसके बाद में सामाजिक कारण क्या था? 1813 में चार्टर अधिनियम के तहत ईसाई संतों का भारत में आने को अनुमति प्रदान की गई और 1829 में अधिनियम के तहत भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग के समय। भारत का, अब ये देखिए यहाँ पे, इसको थोड़ा सा बाद में समझेंगे कि कौन सा गवर्नर जनरल क्या था। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, लॉर्ड कैनिंग। देखिए बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो वो हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे ये लिखा हुआ है नीचे, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक। और अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएगा आपके पास बंगाल का पूछे तो ये हो जाएगा विलियम बेंटिंग। अब जो पहले बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको ही भारत का गवर्नर जनरल कहने लगे थे। ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको ही भारत का गवर्नर जनरल बोलने लगे। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गया? विलियम बेंटिंग। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन सा हो जाएगा? ये भी विलियम बेंटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। उसके बाद में अब अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। अब जो 1857 की जब क्रांति हो जाती है उसके बाद में इसको वायसराय बोलने लग गए। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग को ही क्या बोलने लग जाएंगे हम? प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल। यहाँ तक क्लियर है, ये सब कुछ समझ में आ गया। और स्वतंत्रता के समय कौन था अपना? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, तो ये हो गया आपके पास।
अब सैनिक कारण क्या था? सैनिक कारण क्या था कि सेना में नस्ल भेद की नीति का अनुसरण किया गया। तात्कालिक कारण सेना में ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। इस राइफल में कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से निर्मित होता था। मिर्जा गालिब 1857 की क्रांति के समय कवि था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। यहाँ तक क्लियर है आई थिंक सबको। इसके बाद में 1857 क्रांति के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टर्न था। पामस्टर्न, ठीक है। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल और चपाती। और 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 के दिन मेरठ से होती है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है 1857 क्रांति मेरठ से। अब अलग अलग जगह ये अलग अलग दिन जगह पर होती है और इसका ब्रिटिश अधिकारी द्वारा दमन किया जाता है और इसका नेतृत्व अलग अलग जगह अलग अलग लोग करते हैं। तो इन सब चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि 11 मई 1857 को दिल्ली में बख्त खान और बहादुर शाह जफर देती है, इसके द्वारा इस क्रांति को जन्म दिया गया। कहाँ पर? दिल्ली में। और इसका दमनकारी कौन था? जिसने ब्रिटिश अधिकारी जिसने इसका दमन किया ये था निकलसन और हडसन। नेक्स्ट 4 जून 1857 को झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इसके बारे में आपने काफ़ी पढ़ा होगा, और रानी लक्ष्मीबाई। और उसके बाद ब्रिटिश अधिकारी कौन था? ह्यू रोज। और इनके बारे में आपने अच्छे से काफ़ी सीरियल भी बने हुए हैं तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा। और देन 4 जून 1857 में लखनऊ, और यहाँ पे जो नेता था जिन्होंने नेतृत्व किया था इसका बेगम हजरत महल, जिनको महतपरी भी बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महतपरी के नाम से कौन प्रचलित है, तो बेगम हजरत महल, ठीक। और इसका ब्रिटिश अधिकारी दमन किया वो कॉलिन कैंपबेल हो जाएगा। 5 जून 1857 को कानपुर, और यहाँ पे नेता था आपके पास तात्या टोपे और नाना साहेब। और इसका ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने दमन किया वो थे कॉलिन कैंपबेल, ठीक है। दोनों जगह लखनऊ और कानपुर में कॉलिन कैंपबेल ही था। अब तात्या टोपे का कभी कभी नाम पूछ लिया जाता है कि क्या था दूसरा नाम, तो रामचंद्र पांडुरंग बोलते थे तात्या टोपे को, और नाना साहेब को दूसरा नाम क्या था? धांधुपंत, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 12 जून 1857 को जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह ने नेतृत्व किया और मेजर विलियम टेलर ने इसका दमन किया। और इधर आपके पास जून 1857 में इलाहाबाद में, और इधर लियाकत अली ने नेतृत्व किया और इधर कर्नल नील ने इसका दमन किया। जून 1857 में बरेली में स्टार्ट हुई क्रांति खान बहादुर खान के नेतृत्व में, और विंसेंट आयर ने इसका दमन किया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो 1857 क्रांति के ऊपर लिखी गई है। तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम काफ़ी प्रचलित बुक है उस टाइम की, और ये एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसके द्वारा लिखा गया? पुस्तक यह वी.डी. सावरकर, जिनका पूरा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता। द स्पॉय माउटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये आर.एन. मजूमदार, और 1857 एस.एन. सेन, और क्योजेज ऑफ 1857 रिवॉल्ट ये हो जाएगा आपके पास सर सैयद अहमद। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद में जो गवर्नर जनरल थे उनको एक साथ डिस्कस कर लेते हैं सभी को। अब क्या है, सबसे पहले डिस्कस करें डलहौजी के बारे में। डलहौजी क्या था कि भारत को इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1848 से 1856, ठीक है। तो डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। तो प्रथम रेलवे सेवा जो स्टार्ट हुई थी वो उस कहाँ से कहाँ के बीच हुई? मुंबई से थाने के बीच, 34 किलोमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे का जनक डलहौजी को कहा जाता है। डलहौजी के समय भारत में नागरिक सेवा विभाग PWD की स्थापना हुई, और डलहौजी के समय भारत में डाक टिकटों की शुरुआत हुई। डलहौजी के समय ही कोहिनूर हीरा भारत से यूरोप भेजा गया, और डलहौजी ने भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे डलहौजी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय क्या क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, मैंने आपको पहले बताया था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय, पीटर्स ताज द्वारा नियुक्त प्रथम वायसराय, यही था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय भारत में पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत होती है, और कैनिंग के समय भारत में मुंबई, कलकत्ता और मद्रास इन तीनों में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, ठीक है। और कैनिंग के समय भारत में दंड संहिता की शुरुआत भी होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, भारत में दंड संहिता की शुरुआत किसके टाइम पीरियड में होती है, किसके समय होती है? तो कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग के समय, ठीक है। अगला है आपका एलिगन, ठीक है। एलिगन बोल लो, जो भी बोलना है। इस समय भारत में वहाबी
आंदोलन को कुचला गया तथा इस आंदोलन की शुरुआत भारत में पटना से होती है तथा प्रमुख नेता इसका सर अहमद बरेलवी था, सैयद अहमद बरेलवी। लॉर्ड लॉरेंस, इस समय भारत में भारतीय वन विभाग की स्थापना होती है। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड था 1864 से 1869। देन नेक्स्ट, लॉर्ड लॉरेंस के समय मुंबई, कोलकाता, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना होती है 1862। और देन लॉर्ड लॉरेंस के समय भारत तथा यूरोप के बीच टेलीग्राफ लाइन की स्थापना, ये शुरुआत होती है। अब अगला है लॉर्ड मेयो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉर्ड मेयो के बारे में। देखिए, जो आपका लॉर्ड मेयो ने अजमेर में एक मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। सेकंड पॉइंट है आपका, लॉर्ड मेयो ने भारत में एक प्रथम कृषि विभाग की स्थापना की और लॉर्ड मेयो के समय भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि भारत में प्रथम जनगणना किसके समय में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। ठीक है, 1872, 1872 में। अब नेक्स्ट क्या है कि लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार में होती है। ऐसा बना जनरल जिसकी वायसराय जिसकी हत्या कहाँ पे हुई थी, जिसकी हत्या हुई थी अंडमान निकोबार में, तो कौन था वो, लॉर्ड मेयो। अगला है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन क्या था, 1876 से 1880। तो 1 जनवरी 1877 ईस्वी में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन होता है लॉर्ड लिटन के समय। इम्पोर्टेंट है कि प्रथम दिल्ली दरबार किसके शासनकाल में लगता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास लॉर्ड लिटन के समय। अगला है प्रथम दिल्ली दरबार में विक्टोरिया को भारत की महारानी का पद और केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। लॉर्ड लिटन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया। और अगला क्या है, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन क्या हो जाएगा 1880 और 1884 से। तो इसके बारे में क्या है कि लॉर्ड रिपन के समय भारत में लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। और लॉर्ड रिपन के समय ही भारत में वित्त विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। भारत में वित्त विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसके समय होती है, लॉर्ड रिपन के समय में। इसके अलावा नियमित जो जनगणना प्रारंभ हुई थी वो 1881 से शुरू हुई थी। ठीक है, उसके बाद में कंटिन्यूस आपके पास जनगणना स्टार्ट है। तो नियमित जनगणना की शुरुआत किससे हुई थी, 1881। और भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, प्रथम जनगणना कब हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है, 1872 में। दोनों को ध्यान रखना अच्छे से। और उसके बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। आगे हम पढ़ेंगे इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, INC। ठीक है, और अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो 28 दिसंबर 1885 में भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इम्पोर्टेंट है, 1885 में भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और किसने की इसकी स्थापना, A.O. ह्यूम ने की। इन्हें शिमला का सन्यासी भी कहा जाता है। तो इन्होंने पीपल्स फ्रेंड नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय डफरिन था, लॉर्ड डफरिन, जो मतलब कब से कब तक, 1885 के टाइम पे लॉर्ड डफरिन था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था तथा दादाभाई नारोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में हुआ तथा प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी ने की थी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कुल 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। अब कौन कौन से जो अधिवेशन हुए थे इसके, वैसे अधिवेशन तो बहुत हुए थे इसके, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे वर्ष लिखा हुआ है, कौन सा स्थान है, किसने इसकी अध्यक्षता की थी, ये सब कुछ एक साथ कवर कर लिया है इसमें। तो देखिए, पहला 1885 मतलब 1885 में सबसे पहला अधिवेशन जो मुंबई में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक है, अब 1886, तो अब ये लगातार 4 याद रखने, 85, 86, 87, 88। तो मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। ठीक है, ऐसे ध्यान रख लेना। 1885 मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गया, 1886 में कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी दादाभाई नौरोजी। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जैसे पिछले कि प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन था, तो आपका दादाभाई नौरोजी, और इसकी अध्यक्षता में कहाँ पे हुआ था ये, 1886 में कलकत्ता में। तो ये कौन था, बेसिकली पारसी था ये। 1887 में हुआ था, ये मद्रास में हुआ था। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की अध्यक्षता में कौन सा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। ठीक है, तो ये मद्रास अधिवेशन था 1887 का।
बदरुद्दीन तैयब, ये था। और उसके बाद प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन था? दादा भाई नौरोजी। मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। और गैर हिंदू अध्यक्ष हो जाएगा, पारसी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। और मुस्लिम अध्यक्ष हो जाएगा आपके बदरुद्दीन तैयब जी। और अंग्रेज अध्यक्ष हो जाएगा जॉर्ज यूल। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगा? एनी बिसेंट। एनी बिसेंट ने कौन सा कलकत्ता का अधिवेशन किया? 1917 में। और 1925 में कानपुर का अधिवेशन हुआ था आपके पास, सरोजिनी नायडू ने किया था। भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष थी ये, भारतीय महिला अध्यक्ष। तो अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाता है तो ये हो जाएगा आपके पास एनी बिसेंट। और लेकिन प्रथम भारतीय महिला पूछा जाता है, भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाता है तो ये आपके हो जाएगी सरोजिनी नायडू। इन दोनों को ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। 1917 में हुआ था और ये 1925 में हुआ। अब इसके बाद एक 1924 में भी होता है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी की थी, बेलगांव का अधिवेशन था, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट है 1937 का फैजपुर का अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। गांव में आयोजित होने वाला एकमात्र अधिवेशन था ये फैजपुर वाला। 1947 में ये आपके पास स्वतंत्रता के तुरंत बाद का अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता जयपुर में की गई थी सीतारामैया के द्वारा। यहाँ तक आई थिंक आप सबको क्लियर होगा सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। अब आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट में। क्या है कि 1896 यानी 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता के अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा है कि प्रथम बार राष्ट्रीय गीत कौन से अधिवेशन में गाया था? कलकत्ता के अधिवेशन में गाया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह ने की थी। तो राष्ट्रीय गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ है। तो ये आपके पास राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया? आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है। आगे देख लिए कि 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता के अधिवेशन में, ठीक है, पहले राष्ट्रगीत गाया गया था, उसके बाद 1911 में गाया गया आपके पास राष्ट्रगान। राष्ट्रगान की रचना की आपके पास रविन्द्रनाथ टैगोर ने और राष्ट्रगीत की रचना की आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। तो 1911 के कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया राष्ट्रगान। राष्ट्रगान का प्रथम प्रकाशन तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में हुआ था। इसका अंग्रेजी में अनुवाद द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया में हुआ। यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा चरण। अब इसमें ये कुछ इम्पोर्टेंट आपके पास ईयर लिखे हुए हैं और इनसे इम्पोर्टेंट रिलेटेड क्या जो घटना हुई थी वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इनको ध्यान से समझ रहे हैं कि 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में, ठीक। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। सूरत विभाजन कब हुआ? 1907 में। तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में आपसे, तो इन सबको एज इट इज याद रख लेना। आपको एक साथ लिखा हुआ है इसलिए याद करने में बहुत आसानी भी हो जाएगी आपको। तो बंगाल विभाजन 1905 में, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, सूरत विभाजन 1907 में, मोर्ले मिंटो अधिनियम सुधार अधिनियम हो जाएगा आपके पास 1909 में, और दिल्ली दरबार की स्थापना होती है आपके पास 1911, और 1916 में लखनऊ समझौता, और 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना होती है, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आप सबको सब कुछ क्लियर है। आगे देखिए बंगाल विभाजन, बंगाल पार्टीशन। अब इसमें क्या है 1905 में हुआ, तो ये हमने पहले देख लिया। तो 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन की घोषणा होती है। तो पूछा जाता है एग्जाम में किसके शासनकाल में बंगाल का विभाजन होता है? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। तो 16 अक्टूबर 1905 को यह योजना लागू हुई। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन को। किसको? 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय भारत में ब्रिटिश साम्राज्य भारत साम्राज्य की साम्राज्यवादी नीति को अपने चरम पर सीमा पर थी, ठीक है। 1905 के कांग्रेस के बनारस के अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कृत, समझ रहे हो कि 1905 में बनारस के अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कृत आंदोलन का अनुमोदन किया गया। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपके पास गोपाल कृष्ण गोखले ने कर रहे थे। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, महात्मा गांधी का जो राजनीतिक गुरु है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु किसको माना जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो इनको माना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है। तो बंगाल विभाजन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, और कालांतर में यही जो गीत है वो आपके पास क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। तो आज की डेट में बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? आमार सोनार बांग्ला, ठीक। तो पंजाब में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत लाला लाजपत राय ने की थी तथा दिल्ली में सर सैयद अहमद ने की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है आपके पास? 1906 में, 1 अक्टूबर 1906 में। आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक दल लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलील उल्लाह के नेतृत्व में हुई, ठीक है।
तो स्थापना कब हुई इसकी मुस्लिम लीग की? 30 दिसंबर 1906 को। यहाँ तक क्लियर है। और मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खां थे और मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, नाम ध्यान रखना, थोड़ा सा बड़ा नाम है, वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन था। ठीक है, या फिर डायरेक्ट याद रख सकते हो मुश्ताक हुसैन था, वकार हुसैन था, इस तरीके से एग्जाम में डायरेक्ट शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे है सूरत स्प्लिट यानी सूरत विभाजन 1907 में हुआ था आपके पास। कांग्रेस के सूरत के अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल के बीच में अध्यक्षता को लेकर विवाद होता है, तो इसी विवाद को इतिहास में सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस में सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी और सूरत विभाजन के बाद गंगाधर तिलक को 6 साल की सजा होती है तथा इन्होंने मांडले जेल में गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। 1893 ईस्वी में बाल गंगाधर ने मुंबई से गणेश उत्सव की और 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी। यहाँ तक ठीक है। अब ब्रिटिश इतिहासकार वैलेंटाइन चरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। ठीक है, यहाँ तक हमने ये सब कुछ पढ़ लिया। अगला टॉपिक है मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। मॉर्ले ने इस समय भारत का सचिव और मिंटो वायसराय था। ठीक है, तो 1909 में मॉर्ले भारत का सचिव था और मिंटो वायसराय था। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत मुसलमानों को भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली दी जाती है। मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। ठीक है, कम्युनलिज्म का जनक किसको कहा जाता है? मिंटो को। दिल्ली दरबार 1911। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। अब ये जो दरबार था ये कौन सा था? तीसरा दिल्ली दरबार था ये 1911 में जो हुआ था। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मैरी के आगमन पर दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को हस्तांतरित की। दिल्ली दरबार के समय बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 तक आपका जो वायसराय था वो कौन रहा था? लॉर्ड हार्डिंग रहा था 1910 से 1916। ठीक है, और अब नेक्स्ट है अपना लखनऊ समझौता 1916। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे तथा यह अधिवेशन निम्न बातों के लिए प्रसिद्ध है। कांग्रेस में गर्म दल का पुनः विलय, कांग्रेस ने सैद्धांतिक रूप से पृथक निर्वाचन प्रणाली को माना और यह हिंदू मुस्लिम एकता का अधिवेशन कहलाता है। नेक्स्ट है अपना 1916 की होम रूल लीग, बाल गंगाधर तिलक, और इधर बात करनी है हम एनी बेसेंट के बारे में। तो मुख्यालय क्या था? पुणे। कार्यक्षेत्र था बंगाल बाल गंगाधर तिलक के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत। पत्रिका इन्होंने प्रकाशित की केसरी और मराठा, और इनका जो नारा था वो था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इधर दूसरी तरफ एनी बेसेंट, इनका मुख्यालय था अड्यार में और कार्यक्षेत्र इनका शेष भारत। इनके अलावा मतलब महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत के अलावा शेष भारत किसका कार्यक्षेत्र था? एनी बेसेंट का। पत्रिका थी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। जो अब यहाँ पे देखिए न्यू इंडिया आपके पास एनी बेसेंट ने के द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी, और इस यहाँ पे यंग इंडिया की बात करें तो वो महात्मा गांधी जी के द्वारा इनकी पत्रिका थी। ठीक है, तो इन दोनों को चीज़ों को ध्यान रखना है। यंग इंडिया महात्मा गांधी और आपके पास न्यू इंडिया एनी बेसेंट। ठीक, रॉलेट अधिनियम 1919, रॉलेट एक्ट बोलते हैं इसे। 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट कमीशन का गठन किया गया तथा इसका मुख्य उद्देश्य भारत में बढ़ रही उग्रवादी गतिविधियों को कम करना और एक प्रभावकारी योजना को लागू करना था। मार्च 1919 में इस कमीशन के सुझाव पर ब्रिटिश सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह जब चाहे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर हिरासत में कर सकती है और बिना मुकदमा चलाए। भारत की जनता ने इसे काला कानून कहा। अब यहाँ पे गदर पार्टी में क्या था? लाला हरदयाल, और आचार्य का था और सचिंद्र सन्याल। अब नेक्स्ट जो आपके पास वायसराय था वो 1916 से 1921 तक आपका चैम्सफोर्ड था। तो 1910 से 1916 तक कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। उसके बाद लॉर्ड चैम्सफोर्ड आ गया 1921 तक। नेक्स्ट है आपके पास जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये डेट। 10 अप्रैल 1919। 10 अप्रैल 1919 के दिन पंजाब के नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन के कारण हो जाती है और इन दोनों को धर्मशाला में नजरबंद किया जाता है। तो बेसिकली जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो डेट पूछा जाए कि कब हुआ था बेसिकली, तो इसके लिए डेट याद रखनी है आपको 13 अप्रैल 1919। ठीक, तो 13 अप्रैल 1919 के दिन हुआ था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड।
इसके दिन क्या हुआ था कि अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया जा रहा था। तो वहाँ पे ब्रिटिश अधिकारी जनरल ओडायर ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी करने का आदेश दे दिया। तो इस घटना से क्या हुआ, आपके पास 600 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 1200 लोग लगभग घायल हो जाते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच उसके बाद होती है, तो उसमें एक हंटर कमीशन का गठन किया जाता है। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तहकीकात कमीशन का गठन किया। तो इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की। तो ब्रिटिश सरकार की तरफ से हंटर कमीशन और भारतीय कांग्रेस की तरफ से तहकीकात कमीशन, इन दोनों की स्थापना की जाती है। ठीक, आगे क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया और शंकर नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को वायसराय की केंद्रीय विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। मतलब जब ये हत्याकांड हुआ तो शंकर नायर यहाँ पे केंद्रीय विधान परिषद से इन्होंने इस्तीफा दे देते हैं। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम, सुधार अधिनियम क्या था 1919 में। मॉन्टेगू इस समय भारत का सचिव और चेम्सफोर्ड वायसराय था। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया, डायर की, ठीक है, डायर की मतलब द्वैध शासन को लागू किया गया। इसके बाद हम बात करेंगे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत वायसराय की केंद्र विधान परिषद में द्विसदनात्मक कर दिया गया। आगे क्या है कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ। अब चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के बीच में क्या क्या हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था, चंपारण आंदोलन हुआ था, खेड़ा आंदोलन हुआ था, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, रॉल्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन और आपके पास असहयोग आंदोलन, ये सब चीज़ें चेम्सफोर्ड के दौरान। ये जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान आपका वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड या फिर अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के दौरान कौन था, खेड़ा आंदोलन के दौरान कौन था, चंपारण आंदोलन के दौरान, लखनऊ समझौता, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए आप चीज़ों को, ये आपको सभी चीज़ें ध्यान रखनी है। इनको एक साथ यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया है, यहाँ पे एक साथ इनको कवर कर लिया है। चेम्सफोर्ड वायसराय था, उसके अंडर क्या क्या घटनाएं हुई थी। इसके बाद में खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। इसमें हुआ क्या था बेसिकली कि तुर्की का राज प्रमुख इस्लाम जगत के लिए खलीफा कहलाता था तथा प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने का फैसला लिया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मुसलमानों को यह आश्वासन प्रदान किया कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करेगा तथा युद्ध समाप्ति के बाद तुर्की विभाजन कर दिया गया। तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली थे, जिन्हें अली बंधु भी बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों को क्वेश्चन पूछा जाता है कि किनको अली बंधु बोलते हैं, तो मोहम्मद अली और शौकत अली को। 17 अक्टूबर 1919 का दिन अखिल भारतीय खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि 24 नवंबर 1919 के दिन अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में होता है तथा इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी 24 नवंबर 1919 को। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसके बाद असहयोग आंदोलन पढ़ते हैं, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के ऊपर प्रस्ताव रखा गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। ठीक, और 1920 के नागपुर के अधिवेशन में इस प्रस्ताव पर मंजूरी प्रदान की गई की और इसकी अध्यक्षता राघवाचार्य ने की। असहयोग आंदोलन से ठीक पहले बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है और 1 अगस्त 1920 के दिन, ध्यान से 1 अगस्त 1920 के दिन महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की पुनः शुरुआत की जाती है और यह भारत का प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन के ठीक पहले महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटाई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन होता है। इसके बाद में चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922। वर्तमान में चौरा चौरी नामक स्थान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। यहाँ पर उग्र भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी और इस घटना में 22 पुलिस जवानों की मृत्यु हुई। इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को खत्म करने का निर्णय ले लिया। ठीक, कहाँ पे लिया था? ये बारदौली में लिया था। लॉर्ड रीडिंग जो वायसराय था उसका टाइम ड्यूरेशन क्या था? 1921 से 1926 के बीच में रहा था ये। इसके बाद में कांग्रेस स्वराज पार्टी 1923। 1 मार्च 1923 में कांग्रेस स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने की थी। चित्तरंजन दास, CR दास का फुल फॉर्म क्या है? चित्तरंजन दास ने की थी 1923 में कांग्रेस स्वराज पार्टी। 1924 में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन
स्थापना साचंद्र सल्यान ने की। और 1926 में भारत नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने लाहौर में की। और 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली में की। इसके बाद में है साइमन कमीशन 1928। इसमें क्या हुआ था कि 3 फरवरी 1928 के दिन सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन भारत आता है। और इसके सभी सदस्य यूरोपियन अंग्रेज थे, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे सफ़ेद कमीशन कहा। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, तो उन्होंने क्या कहा था कि एक नारा भी दिया था कि साइमन कमीशन वापस जाओ। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साइमन कमीशन वापस जाओ नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था आपके पास। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु कहाँ पे हो जाती है? पंजाब में। उस समय पंजाब का पुलिस अधीक्षक सैंडर्स था और इसकी हत्या भगत सिंह ने की थी। ठीक है, इसके बाद में है लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या हुआ था कि कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रथम बार आधिकारिक रूप से पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो पूर्ण स्वराज की आधिकारिक रूप से मांग कब की गई थी? कौन सी अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में 1929 में। इंपॉर्टेंट है। अगला है 31 दिसंबर 1929 के दिन रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया। आधुनिक झंडे का निर्माता पिंगल वेंकैया है। जो फिलहाल में जो हमारे पास तिरंगा झंडा है उसका जो डिजाइन तैयार किया था आपके पास पिंगल वेंकैया ने। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में आपके। जनवरी 1930 में कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि वह हर साल 26 जनवरी को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट डेट 26 जनवरी को इन्होंने पहले तय किया था, लेकिन उसके बाद में जो हमारा आज़ाद हो गया था 15 अगस्त को, तो स्वतंत्र दिवस हो गया 15 अगस्त को और 26 जनवरी को हमने कैसे बना लिया? एज ए गणतंत्र दिवस के रूप में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वायसराय था आपका 1926-1931 इरविन रहा था, लॉर्ड इरविन। अब एक और थे जो खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको क्या कहते थे? इनको क्या उपाधि दी गई थी? भारत का सीमांत गांधी। ठीक है, इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी, सीधा है। आगे क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल ओबीडियंस मूवमेंट। इसमें क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो 12 मार्च 1930 के दिन गांधी जी ने साबरमती से दांडी की यात्रा की। दांडी की यात्रा अपने 78 अनुयायियों के साथ प्रारंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 के दिन गांधी दांडी पहुंचे और नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा का आंदोलन शुरू किया। 24 दिन 240 मील। ठीक, तो एक दिन 10 मील हो गया। भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी, इसलिए इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान के संगठन का नाम खुदाई खिदमतगार था और इतिहास में इसे लाल कुर्ती संगठन भी कहा जाता है। इसके बाद में आता है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। डेट से जरूर ध्यान रखनी है आपको। तो 5 मार्च 1931 के दिन क्या होता है कि गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है। तो इस समझौते के तहत गांधी ने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की खत्म करने का निर्णय लिया था 5 मार्च 1931 के दिन। तो 1931 से 1936 के बीच में कौन था आपका वायसराय? विलिंगटन था। उसके बाद 1936 से 1944 था लेन लेथको था। ठीक है, यहाँ तक। दूसरा गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय पूछ लिया जाता है तो क्या होगा? विलिंगटन। अब इसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 में, 1931 में। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। इसमें क्या होता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय विलिंगटन और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया और गांधी इंग्लैंड SS राजपूतना जहाज से गए थे। तो पूछ लिया जाता है गांधी जी से रिलेटेड कोई भी टर्म आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उसको जरूर ध्यान रखना है। जैसे कि गांधी जी इंग्लैंड कौन से जहाज से गए थे? SS राजपूताना जहाज से गए थे। ठीक है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी जी ने किया और इसके बाद गांधी जी इंग्लैंड गए थे SS राजपूताना जहाज से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व सरोजिनी नायडू ने किया था।
और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने भाग लिया था? आपके पास डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक, इसके बाद में पढ़िए, नेक्स्ट है आपके पास सांप्रदायिक पंचाट 1932। तो 16 अगस्त 1932 के दिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने हाउस ऑफ कॉमन से एक योजना जारी की थी। यह योजना भारत के दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली से संबंधित थी। 20 सितंबर 1932 के दिन महात्मा गांधी ने पुणे के यरवदा जेल से आमरण अनशन की शुरुआत की थी। तो 24 सितंबर 1932 के दिन गांधी और अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता होता है। इस समझौते के तहत दलितों को आरक्षण प्रदान किया गया। इस समझौते के तहत दलितों को आरक्षण प्रदान किया और इसी समझौते को क्या बोला जाता है? पूना पैक्ट, पूना समझौता भी बोला जाता है इसको। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? पूना पैक्ट होता है आपके पास महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की तथा 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, सीतारामैया को हराकर। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रपोजल क्या था? 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय लिथगो था। 8 अगस्त 1940 के दिन लिथगो द्वारा एक योजना जारी की जाती है कि यह योजना निम्न बातों के लिए प्रसिद्ध है। युद्ध समाप्ति के बाद भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा। युद्ध समाप्ति के बाद भारत में एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, ऐसा बोला गया था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था? 1940 अगस्त प्रस्ताव के विरोध में किया गया था कि 17 अक्टूबर 1940 के दिन महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की जाती है। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रह के रूप में विनोबा भावे तथा दूसरे सत्याग्रही के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। इसके बाद में क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 अगस्त क्रांति भी बोलते हैं जिसको। तो इसमें क्या होता है कि 14 जुलाई 1942 के दिन कांग्रेस के वर्धा महाराष्ट्र के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर प्रस्ताव रखा गया। तो 7 अगस्त 1942 के दिन मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। 8 अगस्त 1942 के दिन, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर ध्यान से सुनो। 8 अगस्त 1942 के दिन महात्मा गांधी द्वारा मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत होती है। कौन से आंदोलन की? भारत छोड़ो आंदोलन की। कस्तूरबा गांधी निजी सचिव की मृत्यु इसी आंदोलन के दौरान हो जाती है। ठीक है, महादेव देसाई। नेक्स्ट, इस आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की मृत्यु हो जाती है और भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम आंदोलन माना जाता है। यह नेतृत्व विहीन आंदोलन का रहता है। तो मतलब पर्टिकुलर किसी ने इसमें कोई ऐसा नहीं था कि इसको कोई लीड कर रहा था, कोई लीडर था इसका, ये नेतृत्व विहीन था, अपने आप में फैल गया था ये भारत छोड़ो आंदोलन। माउंटबेटन प्लान 23 मार्च 1947 के दिन भारत के 33वें अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए तथा इसका मुख्य उद्देश्य जल्द से जल्द भारत को आज़ादी देना था। तो 3 जून 1947 के दिन लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा एक योजना जारी की जाती है तथा यह योजना भारत के विभाजन से संबंधित थी तथा 4 जुलाई 1947 के दिन यह योजना ब्रिटेन के समक्ष रखी जाती है। 18 जुलाई 1947 के दिन यह योजना भारत स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में पारित की जाती है। ठीक है, उसके बाद में 15 अगस्त 1947 के दिन भारत आज़ाद हो जाता है। यहाँ तक था आपका ये सब कुछ भारत की आज़ादी की कहानी। इसके बाद में हम पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। ठीक है, अब इसको अलग अलग टाइमलाइन में डिस्कस करते हैं। देखो, इतिहास को बेसिकली हम स्टडी करते हैं 2 तरीके से, लिखित जानकारी के आधार पर और औजारों के आधार पर। अब लिखित जानकारी के आधार पर कैसे कि प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या हो गया? प्री वाला। फिर उसके बाद में इसमें हुआ क्या, बेसिकली लिखित साक्ष्य तो अवेलेबल हैं, लिखित साक्ष्य का बहुत ज़्यादा अभाव है, मतलब लिखित साक्ष्य हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं है जो इसके बारे में अच्छे से हम ज़्यादा इसकी जानकारी ले सकें। इसके बाद में आधि ऐतिहासिक काल में क्या हो जाएगा? लिखित साक्ष्य तो हैं
लेकिन वो क्या है, पढ़ नहीं सकते, ऐसी भाषा में लिखे गए हैं, ऐसी लिपि में लिखे गए हैं कि उनको पढ़ना अभी तक पढ़े नहीं गए हैं वो। तो ये आज ऐतिहासिक काल के बारे में है। उसके बाद ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य भी हैं और उनके पास उनकी जानकारी भी अवेलेबल है, वो पढ़े भी जा चुके हैं। तो ये सब हो जाएंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐसे ही औजारों के बारे में, तो लिखित जानकारी के आधार पर हो गया, और दूसरा औजारों के आधार पर। तो औजार दो तरीके से हो सकते हैं, या तो पत्थर के बने हुए या फिर धातु से बने हुए। तो धातु से, पत्थर से बने हुए औजारों के आधार पर क्या हो जाएगा, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में शिकारी था, मैक्रोलिन, ठीक है, और मध्यपाषाण काल में माइक्रोलिथ और भित्ति चित्र। और इसके बाद नवपाषाण काल में कुत्ता, झोपड़ी, पहिए, कृषि और आर्यों का आगमन, ये सब हम नवपाषाण काल में पढ़ेंगे। वैसे धातु के आधार पर तांबा, कांसा, लोहा और ताम्रपाषाण, यानी तांबे से कौन सी सभ्यता मानी जाती है, गणेश्वर सभ्यता, कांसे से सिंधु घाटी सभ्यता, लोहे से वैदिक सभ्यता और ताम्रपाषाण काल से आपके आहड़ सभ्यता, उदयपुर वाली सभ्यता मानी जाती है। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद में एक एक सभ्यता के बारे में हम अलग अलग से आसानी से डिस्कस करते हैं अच्छे से इनके बारे में। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं इसको। तो इसका पहले देखते हैं भौगोलिक विस्तार, कहाँ कहाँ ये सभ्यता फैली हुई है। तो नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में पूरा देख लेते हैं अच्छे से। नॉर्थ में ये फैला हुआ है मांडा, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी से लेकर साउथ में फैली हुई है दामियाबाद, महाराष्ट्र में परवर नदी तक। परवर नदी को क्या बोलते हैं, गोदावरी नदी बोलते हैं। ऐसे ही ईस्ट में आलिमगीरपुर यूपी से हिंडन नदी से लेकर वेस्ट में आपके सुत कॉरिडोर यानी बलूचिस्तान दासक नदी तक ये फैली हुई है। तो ये आपका भौगोलिक विस्तार हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का। और इसके बाद में जानकारी क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को जानकारी के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, सामान्य जानकारी और विशिष्ट जानकारी। सामान्य जानकारी क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, यानी अर्बन सिविलाइजेशन थी, और नगरीय सभ्यता भी थी। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का शहरी नियोजन जाल ग्रिड पद्धति के आधार पर बना हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो था, जो पाकिस्तान में है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर राखीगढ़ी है, जो हरियाणा में है। ठीक है। 2014 से पहले धौलावीरा, मतलब पहले धौलावीरा था, लेकिन उसके बाद में राखीगढ़ी की जब खोज हो गई तो राखीगढ़ी हो गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो भारत में है वो जगह राखीगढ़ी, हरियाणा। सिंधु घाटी सभ्यता की संयुक्त राजधानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मापतोल की इकाई 16 के गुणनफल में थी, और सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल C14 पद्धति के अनुसार 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व था। क्लियर यहाँ तक। और सिंधु घाटी सभ्यता एक मात्र सत्रात्मक समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का पवित्र पशु कुबड़ वाला सांड, और यहाँ पे जो मुख्य फसलें थी इनकी वो थी गेहूँ और जौ। यहाँ तक आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर है। ये तो इसके बारे में जानकारी होगी। अब विशिष्ट जानकारी के बारे में बात करते हैं, तो एक एक को डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने लिए हड़प्पा को लेकर डिस्कस करते हैं। हड़प्पा स्थान क्या है, पाकिस्तान। नदी कौन सी है, रावी नदी के किनारे। खोज करता थे इसके दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स। अवशेष में क्या क्या मिला है यहाँ पे, एक ही पंक्ति में 6 धन्नागार मिले, गैंडरीज और अन्नागार बोल दो इनको, या RH-37 नामक समाधि, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मिट्टी की मूर्ति, श्रृंगार पेटी, पासा, पत्थर से निर्मित लिंग और योनि के साक्ष्य मिले, और कांसे का दर्पण। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मोहनजोदड़ो, यानी जिसका बेसिकली मतलब होता है मृतकों का टीला। अब ये सभ्यता पाकिस्तान के लरकाना क्षेत्र में मिली है, और नदी है सिंधु नदी के किनारे। खोजकर्ता राखलदास बनर्जी हो गए। और अवशेष क्या क्या मिले यहाँ पर कि बड़े स्नानागार, बड़े सभागार, बड़े धन्नागार। इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है बड़े बड़े धन्नागार। ठीक है। माता देवी की मिट्टी की मूर्ति, पशुपति, महादेव, अंकित मोहर, नृत्य करती हुई नारी की नग्न, कांसे की मूर्ति, और इसके बाद में बुने हुए कपास और दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति। अब वैसे देखो यहाँ पे चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मिली हैं, अवशेष बहुत और भी बहुत सारे मिले हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने वही इंपॉर्टेंट लिखे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए। ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये, वो सब लिखे गए हैं यहाँ पे। वैसे अवशेष तो बहुत ज़्यादा मिले, उनको सबको एक साथ लिखना और याद करना थोड़ी सी वो होता है, लेकिन जो ये इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और अक्सर पूछे जाते हैं, वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, अवशेष में। इसके बाद में चनूदड़ो। चनूदड़ो में क्या क्या आ जाएगा आपके पास। चनूदड़ो को बेसिकली मतलब क्या होता है, परिकोटा रहित शहर, और इसका स्थान है शाहाबाद, पाकिस्तान।
नदी है सिंधु नदी के किनारे, खोज करता है M.G. मजूमदार या मैके, और साथ मैके था। अवशेष हो जाएगा कंगा, पाउडर, लिपस्टिक, नाव बनाने वाला कारखाना और खिलौने बनाने वाले कारखाने और दवात। तो इस तरीके से यहाँ से पता लगा सकते हैं कि ये यहाँ पे महिलाओं की ज़्यादा अधिकता थी, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे सामान क्या मिला, कंगा, पाउडर, लिपस्टिक, नाव बनाने का कारखाना, खिलौने बनाने का कारखाना, दवात। ठीक है, आगे देखिए लोथल। लोथल के बारे में क्या क्या है। एक तो इसको बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। और स्थान हो जाएगा गुजरात, भोगवा नदी के किनारे। SR राव इसके खोजकर्ता हैं। तो यहाँ के अवशेष हो जाएंगे बंदरगाह के साक्ष्य, अग्निकुंड, चावल के साक्ष्य, मिट्टी के घोड़े और युग्म समाधि, मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियाँ। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब हो गया कि काली चूड़ियाँ। अब बेसिकली जो इसका स्थान है वो मिला है, ये हनुमानगढ़ के निकट मिला है, राजस्थान। और नदी है घग्गर नदी। खोजकर्ता हो गया आपके पास अमलानंद घोष और BB लाल और BK थापर। ठीक है, और अवशेष हो जाएंगे आपके पास खेतों के जुताई के साक्ष्य, मतलब जुते हुए खेत मिले। ठीक है, और 7 अग्निकुंड, भूकंप आने के साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी के से बनी नालियाँ के साक्ष्य, चित्रित ईंटें। धौलापीरा मतलब सफ़ेद कुआं। तो स्थान है इसका गुजरात। आगे है लूनी नदी के किनारे और खोजकर्ता RS बिष्ट हो जाएंगे। अवशेष बेसिकली यहाँ पे क्या मिला है कि एकमात्र शहर जो 3 भाग से विभाजित था। माता देवी की मिट्टी की मूर्तियाँ, भूमि से जल निकालने की अद्भुत प्रणाली, बनावली, हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे। खोजकर्ता JP जोशी। अवशेष जाल पद्धति का अभाव, अफवाह तंत्र का अभाव, खेल के मैदान के साक्ष्य, एविडेंस ऑफ प्लेइंग ग्राउंड। यहाँ तक हमने पढ़ लिया सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद हम पढ़ते हैं वैदिक काल, 1500 से 600 BC यानी ईसा पूर्व। अब वैदिक काल को बेसिकली 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहले ऋग्वैदिक काल और उत्तर ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल हो जाएगा आपके पास 1500 से 1000 BC और उत्तर ऋग्वैदिक काल हो जाएगा 1000 BC से 600 BC। अब इसमें दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। ठीक है, इनके क्या क्या इसमें मिला था, क्या खोज हुई थी, तो उनमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, उनको एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये काल कहलाता है रचनात्मक काल। कौन सा? ऋग्वैदिक काल। रचनात्मक काल भी कहलाता है। लोहे का यहाँ पे ज्ञान नहीं है, सप्त सैंधव प्रदेश था। और इसके बाद में बीजी तिलक के अनुसार आर्यों का उद्गम उत्तरी ध्रुव से और दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत से और मैकमुलर के अनुसार मध्य एशिया से माना जाता है। ठीक है, अब राजा का पद यहाँ पे वंशानुगत नहीं, किसमें? ऋग्वैदिक काल में। मुख्य व्यवसाय पशुपालन, सभा समिति और विद्वत में महिलाओं का प्रवेश की अनुमति है। इधर उत्तर ऋग्वैदिक काल में पढ़े तो आपके पास हो जाएगा परिवर्तन काल। लोहे का ज्ञान है यहाँ पे, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र में मिला है ये, और गंगा यमुना दोआब जैसे ब्रह्मर्षि प्रदेश भी बोलते हैं इसको। राजा का पद वंशानुगत है यहाँ पे, और मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है, और सभा समिति में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। विद्वत जैसी संस्थाओं का लोप है। यहाँ तक ठीक है। और 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा, एटा जिला UP, लोहे का साक्ष्य मिला है यहाँ पे। ये सब था आपके पास यहाँ तक। आगे देखिए इसमें ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद से इंपॉर्टेंट क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं टोटल आपके पास ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन मिलता है, जैसे पारुष्णी नदी के किनारे राजा सुदास का विश्वामित्र की सेना से युद्ध होता है, इसका वर्णन है। ऋग्वेद में 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पौरुष सूक्त में भारतीय समाज के 4 वर्गों का वर्णन मिलता है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्णों का यहाँ पे वर्णन मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवता इंद्र थे और इसका वर्णन 250 बार मिलता है इसमें, और अग्नि का वर्णन 200 बार मिलता है। और ऋग्वेद में यमुना का वर्णन 3 बार और गंगा का वर्णन 1 बार मिलता है। तो सबसे ज़्यादा वर्णन मिला है यहाँ पे सिंधु नदी का मिलता है। ऋग्वेद कालीन जो सबसे पवित्र नदी थी वो सरस्वती थी। ठीक है, और ऋग्वैदिक के पुरोहित को क्या कहा जाता था? होत्र। तो यहाँ पे देखिए सबके बारे में डिस्कस करेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में। ये चारों चीज़ें डिस्कस करेंगे कि उपवेद क्या है और पुरोहित को क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, इनकी और इसकी रचना किसने की थी।
तो आगे एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में देख लेते हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? होत्र। और ऋग्वेद का विषय क्या है? देवताओं की स्तुति का वर्णन है इसमें। और उपवेद हो गया इसका आयुर्वेद, रचना की प्रजापति ने। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हो गए ऐतरेय और कौशिक की। ऋग्वेद कालीन राज्यव्यवस्था कहती कुल, कुलपति, ग्राम, ग्रामीण, विश्व, विश्वपति, जन, जनपति। उत्तर ऋग्वेदिक काल में क्या क्या है कि हम तीनों वेदों को पढ़ेंगे 1000 से 620 है। और इसके बाद बीसी में देन नेक्स्ट यजुर्वेद इसमें पढ़ेंगे। इसमें यजुर्वेद में यज्ञ करने की विधि का प्रतिपादन मिलता है। यजुर्वेद का गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ठीक, मतलब गाने पढ़ने में और गाने गाने लायक, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लेखबद्ध किया गया है। यजुर्वेद के 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेही संहिता बोलते हैं, कहा जाता है। और यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्यु, ठीक है, अधर्यु भी के नाम से जाना जाता है। और यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और रचना की इसके धनुर्वंतरी ने। धनुर्वेद धनुर्वंतरी, धनुर्वेद धनुर्वंतरी, इस तरीके से याद कर सकते हैं। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। और वहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ क्या था? ऋग्वेद में ऐतरेय और कौशिक की। नेक्स्ट है आपके पास सामवेद। सामवेद में इसमें संगीत का इसको संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद का लघु ऋग्वेद के नाम से भी जाना जाता है। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता के नाम से जाना जाता था। और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं आपके पास पंचवेद, षड्वेद। सामवेद का उपवेद हो जाएगा आपके पास गंधर्व वेद और इसकी रचना की नारद ने, ठीक है, नारद ने इसकी रचना की है सामवेद की। उपवेद हो जाएगा इसका गंधर्व वेद। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना की अथर्व ऋषि ने तथा इसे सांसारिक वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में जादू टोने, शल्य चिकित्सा, औषधियों का वर्णन मिलता है। इसके पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है और इसमें ब्राह्मण ग्रंथ को गोपद कहा जाता है। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्प वेद और इसकी रचना विश्वकर्मा ने की थी। उत्तर ऋग्वेदिक कालीन राजनीति व्यवस्था क्या थी? कुल, कुलप, ग्राम, ग्रामीण, विश्व, विश्वपति, महाजन, राजन, इस तरीके से। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे महाजनपद। महाजनपद में क्या है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है आपके पास भगवती सूत्र, ठीक है। तो यहाँ से इनका वर्णन मिलता है इसमें महाजनपद का। तो इसको याद करने का तरीका है अंशु, अवंती, मगध का, मत्स्य, कुरुम 5 गांव को चेक कराएगी। इस तरीके से याद कर सकते हैं, बाकी कैसे भी याद कर लो, अपना तरीका है आपका। तो एक एक करके हम जनपद महाजनपद देख लेते हैं और इनकी राजधानी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि कोई भी जनपद दे देता है, जैसे कि काशी दे दिया तो उस जनपद की राजधानी क्या था, तो सूरसेन था, उसकी राजधानी क्या थी, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 4 ऑप्शन आते हैं, आपको यहाँ से याद करना होता है 16 जनपद को, महाजनपद को। तो जैसे अंग का राजधानी हो जाएगा चंपा, सूरसेन का मथुरा, अस्मक का हो जाएगा पोटली या पोटनी। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है ये। और इसके बाद में वज्जी का हो जाएगा मिथिला वैदेही या वैदेही। और अवंती का हो जाएगा महिष्मति और उज्जैन। मगध का हो जाएगा गिरिव्रज राजगृह। काशी का हो जाएगा वाराणसी। मत्स्य नगर का हो जाएगा विराटनगर। कुरुक्षेत्र का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, मल्ल, कुशीनारा, पांचाल। इसका हो जाएगा काम्पिल्य या अक्षित्रपुर। गांधार का तक्षशिला। वत्स का कौशाम्बी, कौशल का श्रावस्ती और चेदी का हो जाएगा शक्तिमती। कंबोज का हो जाएगा हाटन या रायपुर। यहाँ तक ठीक है सब कुछ। महाजनपद की जानकारी बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पास, इसकी जानकारी कहाँ पर, किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय में। और जैन ग्रंथ में कौन से में? भगवती सूत्र। इसके बाद में मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। ये अलग अलग वंश हैं। हर्यक वंश में हम बात करेंगे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक के बारे में। उसके बाद नागवंश आ जाता है, शिशुनाग, कालाशोक। उसके बाद नंद वंश आ जाता है, महापद्मानंद और घनानंद। तो ये इस तरीके का एक तरीका रहता है पर्टिकुलर इनका टाइमलाइन याद करने का, एक साथ इनको लिखने का। हर्यक वंश हो जाएगा बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। और उसके बाद नागवंश आ जाएगा, फिर नंद वंश आ जाएगा। तो अब इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या है। और सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब होता है? 326 BC में होता है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन आता है सीधा ऐसे कि ऐसे, हर्यक वंश की संस्थापक कौन था या हर्यक वंश की स्थापना किसने की? तो बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। यह भगवान बुद्ध का समकालीन था। अजातशत्रु के समय वज्जी और कौशल मगध साम्राज्य का हिस्सा बनते हैं। और उदयन
ने मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र हस्तांतरित किया। नागवंश का संस्थापक शिशुनाग, और इसके समय अवंती मगध साम्राज्य का हिस्सा बनता है। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद, और कलिंग पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक भी कौन था? ये आपके पास महापद्मानंद था। कलिंग क्या है? बेसिकली हाथियों का एक जंगल था, ठीक है। और इसके बाद में नंद वंश का जो संस्थापक था महापद्मानंद को, इसको क्या बोलते हैं? भार्गव या सर्व क्षत्रियांतक, सब क्षत्रियों का अंत करने वाला, इस तरीके की उपाधि इसको दी गई है। और घनानंद अपने गुरु चाणक्य की सहायता से, ठीक है, ध्यान से सुनना इसको। घनानंद को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था चाणक्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना करता है, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद यूनानी आक्रमण, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यूनानी आक्रमण क्या होता? कि मकदूनिया में मैसाडोनिया शासक था फिलिप सेकंड, और ओलंपिया जन्म हुआ था अलेक्जेंडर थर्ड का 356 ईसा पूर्व में। और उसके बाद 20 वर्ष की उम्र में 336 ईसा पूर्व में आपके पास एक युद्ध होता है दारा सेकंड और अलेक्जेंडर थर्ड में। अलेक्जेंडर थर्ड को ही सिकंदर भी बोला जाता है, ठीक है। आप जब ये सुनते हैं ना सिकंदर का युद्ध हुआ, सिकंदर था, सिकंदर ये, सिकंदर वो, तो ये सिकंदर कौन था? अलेक्जेंडर आपके पास थर्ड, इसको ही सिकंदर बोलते हैं। 30 वर्ष की उम्र में जो यानी कि 326 ईसा पूर्व में वितस्ता का युद्ध होता है, झेलम का युद्ध होता है, हाइडेपिस का युद्ध होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, हाइडेपिस का युद्ध किस किस के बीच में होता है? या फिर सिकंदर और पोरस के बीच में कौन सा युद्ध होता है? हाइडेपिस का युद्ध, या फिर झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु। और आगे बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी? सिकंदर की, 33 वर्ष की उम्र में, 323 ईसा पूर्व में। और इसके बाद खैबर दर्रे से प्रवेश किया था इसने, सिकंदर ने, अपने भारत में, और निकैया और बुकाफेला नामक शहरों की स्थापना की थी। बुकाफेला क्या था? बेसिकली घोड़े का नाम था। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है नेक्स्ट, बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पास। प्रथम बौद्ध संगीति में शासक कौन था? द्वितीय बौद्ध संगीति में शासक कौन था? ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो बौद्ध संगीति, शासक, स्थान और अध्यक्ष, इन सभी के बारे में एक करके डिस्कस करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का शासक हो जाएगा अजातशत्रु, और स्थान हो जाएगा इसका राजगृह, और इसका अध्यक्ष था महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति में कालाशोक इसका शासक हो गया, स्थान हो जाएगा वैशाली, और अध्यक्ष हो जाएगा सबकमीर। और तृतीय बौद्ध संगीति का शासक था अशोक, स्थान हो जाएगा पाटलिपुत्र और मोगलीपुत्तिस्म। चतुर्थ का हो जाएगा कनिष्क, और कश्मीर और वसुमित्र इधर हो जाएगा आपके पास अध्यक्ष। तो याद करने की चीज़ ट्रिक क्या हो जाएगी? एके का मतलब क्या हो जाएगा? अजातशत्रु, कालाशोक, एके, और दोबारा एके का मतलब क्या हो जाएगा? अशोक, कनिष्क, ठीक। और इनका स्थान जरूर ध्यान रखना, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। यहाँ से बौद्ध संगीति भी आपको लर्न हो गए, याद हो गए अच्छे से। नेक्स्ट है आपके पास मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में हम बात करेंगे आपके पास साहित्य की और विदेशी विवरण के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, दीपवंश और महावंश। कौटिल्य ने रचना की आपके पास अर्थशास्त्र की। तो अब मैं यहाँ पे कुछ पुस्तकों के नाम बताता हूँ और उनकी रचना किसने की। क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है, सीधा आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। और तो सबसे पहले बात करते हैं विशारवदत्त। विशारवदत्त की रचना की थी मुद्रा राक्षस, विशारवदत्त ने रचना की थी किसकी? मुद्रा राक्षस की। विशारवदत्त लेखक है, ठीक है। विशारवदत्त ने रचना की मुद्रा राक्षस की। मेगस्थनीज, इंडिका, पतंजलि, महाभाष्य, कलण, राजतरंगिणी, क्षेमेंद्र, बृहद कथा मंजरी और सोमदेव कथा सरित सागर। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी कृति है कथा सरित सागर? सोमदेव की। इंडिका पुस्तक किसके द्वारा रचित है? मेगस्थनीज के द्वारा। महाभाष्य किसके द्वारा रचित है? पतंजलि। राजतरंगिणी कलण की। तो ये है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देंगे, राजतरंगिणी में किसका वर्णन है? कश्मीर का वर्णन है, ठीक है। अब इसके बाद में कौटिल्य को क्या बोलते हैं? चाणक्य भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं इसका, ठीक है। इधर विदेशी विवरण का मतलब क्या हो गया कि स्ट्रैबो और तथा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस भी कहा था। और इसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं अच्छे से कि चंद्रगुप्त मौर्य 25 वर्ष की अवस्था में घनानंद को हराकर अपने गुरु चाणक्य यानी विष्णुगुप्त या कौटिल्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हो गया।
अब इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र जाति का था, और जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय वंश का समझा जाता है। ठीक है, तो दोनों के अनुसार अलग अलग मान्यताएं हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र जाति का भी बताया है यहाँ पे और क्षत्रिय वंश का भी बताया है। ठीक है, विशारदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को वृष कुल का बताया जाता है। ठीक है, वृष कुल या वृष जाति का, वृषल कुल का। और इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराकर उसकी पुत्री हेरना से शादी की, और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कर्नाटक की स्वर्ण बेलागोल पहाड़ियों में जाकर संलेखन विधि से अपने शरीर को त्याग दिया, जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा लेकर। ठीक है, ये हो गया आपके पास इसका चंद्रगुप्त के बारे में। नेक्स्ट है आपके पास बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार मगध साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी बनता है। यूनानी साहित्य में बिंदुसार को अमित्रोचेटस कहा है, और जैन साहित्य के अनुसार बिंदुसार का नाम सिंहसेन था। तो बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत डायनोकस रहता था। तो इसने सीरिया के राजा से 3 चीज़ों की मांग की थी। कौन कौन सी चीज? सूखी अंजीर, शराब, दार्शनिक। इसके बाद में बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। ओके, देन नेक्स्ट हम बस बात करते हैं अशोक के बारे में। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो बिंदुसार का पुत्र कौन था? बेसिकली अशोक था। ठीक है, तो अशोक किसका उत्तराधिकारी था, ऐसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो बिंदुसार का। तो बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन बनता है? अशोक। कर्ण की राज तरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की, और यह भगवान शिव का उपासक था। कौन? अशोक। अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया तथा इस बात की जानकारी हमें हाथीनाम गुफा अभिलेख से मिलती है। अशोक के चौथा शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति का वर्णन मिलता है। अशोक के 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। और एक चीज़ जो हमारे पास राज चिन्ह के रूप में हमने यूज करते हैं ना, वो अशोक का ही वहीं से लिया गया है वो। ठीक है, अशोक के साम्राज्य काल से वहीं से लिया गया है वो, जो अशोक चिन्ह हमारे पैसों पे भी बना रहता है। ठीक है, तो वो अशोक के स्तंभ से वहीं से लिया गया है वो राज चिन्ह भी हमारा। तो अशोक के बौद्ध भिक्षुओं में रहने के लिए निम्न 4 गुफाओं का वर्णन मिलता है। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए निम्न 4 गुफाओं का निर्माण भी कराया था। कौन कौन सी? सुदामा, कर्ज, चौपार, विश्व झोपड़ी। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध शिक्षा लेकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ। यहाँ तक ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट है मध्यकाल। मध्यकाल में हम डिस्कस करेंगे सल्तनत काल का और मुगल काल का। सल्तनत काल का जो टाइम पीरियड है वो हो जाएगा 1206 से 1526, और इधर हो जाएगा आपके पास मुगल काल का 1526 से नेक्स्ट 1700 तक का। ठीक है, आगे है जिसमें सल्तनत काल में हम डिस्कस करेंगे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, और इधर फिर अलग अलग इसके जो यहाँ पे सम्राट हुए थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनका बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इधर सल्तनत काल को में जो वंश हुए थे उनको याद करेंगे। तरीका कैसे हो जाएगा? SKTSL। ठीक है, SKTSL। तो एस का मतलब हो जाएगा स्लेवरी यानी गुलाम वंश, के का खिलजी वंश, टी का तुगलक वंश, एस का सैयद वंश, एल का लोधी वंश। फिर उसके बाद में लोधी वंश का जो यहाँ पे शासक था इब्राहिम लोधी, और इधर जो मुगल काल का स्टार्टिंग का शासक था बाबर। इनके बीच में युद्ध होता है, तो इसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिससे फिर क्या होता है कि यहाँ मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो यहाँ पे आ जाता है मुगल काल, और इधर यहाँ लोधी वंश यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके का यहाँ पे मध्यकाल के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। आगे देख लेते हैं इसको अच्छी तरीके से। तो यामनी वंश का मैं डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ का संस्थापक था अल्पतगीन, जिसका दामाद था सुपुतगीन, प्रथम तुर्की शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया था। महमूद गजनबी के बारे में पढ़ते हैं। 1000 से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था किसने? महमूद गजनबी ने, और इनका उल्लेख हेनरी इलियट में मिलता है। ठीक है, ने किया था। और 15वां आक्रमण गुजरात के सोमदेव मंदिर पर, शिव मंदिर जिसे सोमनाथ मंदिर बोलते हैं, सोमेश्वर भी बोलते हैं। इस समय यहाँ का शासक भीम प्रथम था। 7वां आक्रमण इसने किया था आगरा के निकट भेरा पर।
यह जाटों के विरुद्ध था और इसने अत्यधिक मूर्तियाँ तोड़ी थी, इसलिए इसको बुत सिकन भी बोलते हैं। ठीक है, बुत सिकन भी बोलते हैं इसको। किसको? आपके पास महमूद गजनवी को। इसके बाद गुलाम वंश के बारे में पढ़ते हैं। गुलाम वंश 1206 से 1290 के बीच में हुआ था। तो संस्थापक हो जाएगा इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था और इसको लखबख्श भी कहा जाता है इसको। और दिल्ली के कुव्वत उल इस्लाम तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का इसने ही निर्माण करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक में। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार के स्मृति में शुरू करवाया था, लेकिन इसको कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने, पूर्ण करवाया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन का निर्माण किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक लिखना है वहाँ पे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आए कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कंप्लीट या पूरा किसने करवाया था, पूरा निर्माण किसने करवाया था या उसको संपूर्ण किसने करवाया था। तो वहाँ पे ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे तो वहाँ पे आपको क्या लिखना है? इल्तुतमिश लिखना है उसका। ठीक है, तो आगे देखिए दासों का दास किसको बोलेंगे? आपके पास इल्तुतमिश को। ठीक है, जो आपका कुतुबुद्दीन है अपने आप में एक दास था। इसने गुलाम था एक तरीके से, तो इसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसका भी एक और दास था, जो कौन था? इल्तुतमिश। तो इसलिए क्या हो गया? दासों का दास। तो बेसिकली जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? इल्तुतमिश को। आगे देखिए, इसने शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टका और उसके बाद में तांबे का नमक सिक्के पे आरंभ किए थे। ठीक है, नमक, पीतल, इस तरीके के सिक्के इसने आरंभ किए। क्या लिखा हुआ है? तांबे का जीतल, नमक सिक्का भी आरंभ किया था। और इसके बाद पुत्री रजिया का नाम ग्वालियर के जीत के बाद सिक्कों पर अंकित भी करवाया था। रजिया क्या थी? दिल्ली की सुल्तान बनने वाली एकमात्र महिला भी थी। ठीक है, स्त्री। और बलबनी वंश की स्थापना की थी बलबन ने, और लोहे में रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। तो आगे है खिलजी वंश। खिलजी वंश क्या हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या कर दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। जलालुद्दीन खिलजी का पद कर अलाउद्दीन खिलजी सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट है तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का क्या था? गयासुद्दीन तुगलक, गाजी तुगलक इसका तुगलक वंश का संस्थापक है। सैयद वंश हो जाएगा आपका, खिजर खां इसका संस्थापक है। पूछा जाता है एग्जाम में, सीधा ही पूछा जाता है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिजर खां। एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि सैयद वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? खिजर खां। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी इसका संस्थापक है। सिकंदर शाह लोधी हुआ था, इब्राहिम लोधी हुआ था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। तो खातौली नामक स्थान पर राणा सांगा तथा इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोधी हार जाता है। और इसके बाद में नेक्स्ट है लोधी वंश के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत का इतिहास समाप्त होता है। उसके बाद में जाता है मुगल साम्राज्य। तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ते हैं। तुर्की का संशबनी वंश के गौर का निवासी और प्रथम बार मुल्तान पर 1175 में आक्रमण करता है। 1191 और 1192, दो डेट ध्यान रखनी है आपको। सन 1191, 1192। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। तराइन का प्रथम युद्ध होता है आपके पास मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में। दूसरा भी पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में ही होता है, लेकिन इसमें पहले में क्या है, पृथ्वीराज चौहान जीतता है और दूसरे में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का ने की। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त भी बोलते हैं इसको। और अंतिम शासक था इसका विष्णुगुप्त। आगे है अपना मुगल साम्राज्य 1526 से 1707। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? बाबर को माना जाता है। बाबर से रिलेटेड आपको 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। 4 युद्ध हुए थे उसके, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। तो अब इनका एग्जैक्ट डेट याद ना रख सकते, एटलीस्ट इनका सन जरूर याद रखना है। सन तो याद रखना ही है आपको। 1526, 1527, 1528, 1529 ईजिली याद हो जाएंगे आपका। 26, 27, 28, 29। पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का, घाघरा का युद्ध। पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध, और बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था चंदेरी का युद्ध। और घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर और बंगाल और बिहार की लोहानी सेना के बीच में हुआ था। ठीक है, तो आत्मकथा थी तुजुके बाबरी, बाबर नाम मातुर की भाषा में लिखी हुई है इसको। और शेरशाह सूरी क्या था? सूरवंश की स्थापना की थी। और शेरशाह सूरी वही था जिसने जो जीटी रोड है आपका, यानी ग्रैंड ट्रक रोड है, इसकी स्थापना भी किसने कराई थी? शेरशाह सूरी ने ही कराई थी, बंगाल से सिंध तक जाने वाली से। नेक्स्ट है आपके पास अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, वजीर था इसका बैरम खां।
पानीपत का द्वितीय युद्ध मोहम्मद आदिल शाह सूर के वजीर और सेनापति हेमू और मुगल सेना के बीच में होता है। ठीक है। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना कराई थी 1575 में। अब इसके नवरत्न देख लीजिए। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि अकबर का संगीतकार कौन था या फिर वित्त मंत्री कौन था, इस तरीके से शाही रसोइया कौन था। तो एक बार ये नवरत्न थे उसके, क्या क्या है इसमें, वजीर कौन था, बीरबल, और मुख्य सेनापति मानसिंह, संगीतकार हो जाएगा तानसेन, और हिंदी कविता अब्दुल रहीम खान खाना, साहित्यकार हो जाएगा अबुल फजल, और वित्त मंत्री टोडरमल, और कवि एवं लेखक हो जाएगा फैजी, और शाही रसोई हो जाएगा आपके पास हाकिम हुकाम, और मुल्ला दो प्याजा कौन था, प्याज का शौकीन था। और इसके बाद में नेक्स्ट है स्थापत्य कला। अकबर ने निम्नलिखित का निर्माण करवाया था, यानी किसी चीज़ का निर्माण करता, आगरा का किला हो गया, और उसके बाद जो 15 वर्ष में बनकर तैयार होता, फतेहपुर सीकरी हो गया आपके पास, दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा 1602 में। नेक्स्ट है आपके पास बचपन का नाम था सलीम, किसका, आपके पास जहांगीर का, और जहांगीर की पत्नी कौन थी, नूरजहां। शाहजहां की पत्नी का नाम था मुमताज महल, और जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां। दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके याद रखना है। जहांगीर की पत्नी हो गई नूरजहां, बचपन का नाम इसका सलीम, प्रथम शासक जिसने सिक्कों पर अपनी तस्वीर खुदवाई थी, और कैप्टन हॉकिंस आगरा में जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार की अनुमति मांगने आता है, लेकिन इसने ये मना कर देता है उसका सर टॉमस रो। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया और अजमेर में मिला। इसके बाद में हम पढ़ते हैं सूरदास ने जहांगीर के संरक्षण में सूर सागर की स्थापना की थी, और जहांगीर के काल में तंबाकू की खेती भी प्रारंभ होती है। ठीक है। शाहजहां के बारे में पढ़ते हैं। शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण कराता है। इसने निर्माण कराया, इनका भी करवाया था, दिल्ली का लाल किला हो गया, जामा मस्जिद, ताजमहल। तो लाल किला हमारे पास दो है, कौन कौन सा, एक दिल्ली का लाल किला है, इसका निर्माण कराया आपके पास शाहजहां ने, और जो कोलकाता का जो लाल किला है उसका निर्माण कराया था आपके पास अकबर ने। ठीक है। बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। और अब नेक्स्ट पढ़ते हैं तुलसीदास जी मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। ठीक है। सूरदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तो ये होती है यहाँ पर आपकी हिस्ट्री कंप्लीट। तो हमने कवर कर लिया आपके पास कंप्लीट हिस्ट्री को। तो आई होप आपको ये अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से सुनना है और देखना है, आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। आपका क्विक रिवीजन करना हो आपका कंप्लीट आपके हिस्ट्री का, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये आपको। और इस तरीके से आपको वीडियो, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।